हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं रेखा चित्रम मूवी को। मूवी बहुत ही शानदार है, आपको जरूर पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत विवेक नाम के पुलिस ऑफिसर से होती है, जहां विवेक ने ऑनलाइन सट्टा खेलकर 15 लाख रुपए जीते हुए थे। मगर पैसा जीतने के बाद विवेक को बिल्कुल भी खुशी नहीं हो रही थी। पैसे जीतने की वजह से विवेक हर जगह वायरल हो गया था। लोग ऐसे ताने मारते हैं कि देखो, पुलिस वाले ही सट्टा खेलने लगे हैं तो आम इंसानों का क्या होगा। और इसी रीजन की वजह से विवेक को सस्पेंड कर दिया जाता है। अब बहुत दिनों तक सस्पेंड होने के बाद विवेक के सीनियर्स उसका ट्रांसफर मलक्कापुरम, और अब से विवेक को वहीं के सारे केस सोल्व करने होंगे। विवेक के लिए मलक्कापुरम शहर बहुत ही अनजान सा था। अब विवेक अपना सारा सामान पैक करके मलक्कापुरम के लिए निकल जाता है। अगले सीन में हम राजन नाम के एक बूढ़े आदमी को देखते हैं, जो मलक्कापुरम के गहरे जंगलों में बीच में आ जाता है। वो फेसबुक पर लाइव आ जाता है। वो लाइव स्ट्रीम में कह रहा होता है कि आप लोग यही सोच रहे हो ना कि मैं इस जंगल में बैठकर आखिर कर क्या रहा हूँ। जहाँ वो बूढ़ा आदमी स्ट्रीमिंग में कहता है कि मैं अपनी जिंदगी का वो राज बताने जा रहा हूँ जिसे कोई नहीं जानता। बात है 1985 की। मैं और मेरे 2 बेटे विंसित और फ्रांसिस, हम तीनों ने मिलकर एक लड़की को जिस जगह में बैठा हूँ वहाँ हमने उसे दफना दिया। मैं नहीं जानता कि वो लड़की कौन थी, कहाँ से आई थी, उसका नाम क्या था, मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता। मगर उसे दफनाने के मुझे अच्छे खासे पैसे मिले थे और मुंह खोलने पर मुझे जान से मारने की धमकी भी दी गई थी। इसीलिए मैं सारी जिंदगी चुप रहा। लेकिन अब मैं चुप नहीं रहने वाला। आज मैंने ये राज दुनिया के सामने खोल दिया है। उम्मीद है उस लड़की को कम से कम अब तो इंसाफ मिलेगा। इतना बोलकर राजन खुद को गोली से मारकर अपनी जान दे देता है। अब ये सारा काम राजन ने लाइव आकर किया था, इसीलिए ये वीडियो जंगल में आग की तरह वायरल हो जाती है। अब पुलिस को भी तुरंत एक्शन लेना पड़ता है। अब ये मुद्दा इतना बड़ा इसलिए बन गया क्योंकि जिस विंसेंट का राजन ने नाम लिया था वो अभी का बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन चुका है। अगर ये बात सच साबित होती है कि लड़की की हत्या हुई है और उस हत्या में विंसेंट का भी हाथ, अब पुलिस तुरंत ही क्राइम वाली जगह पर पहुंचती है कि राजन ने जहां अपनी जान ली है उसके ठीक नीचे ही उसने लड़की को गाड़ा था। इसके बाद वहां पर खुदाई का काम शुरू कर दिया जाता है, जहां किस्मत से लड़की का कंकाल और एक पायल मिल जाती है, जिससे ये तो साबित हो गया था कि राजन बिल्कुल सही कह रहा था। अब कंकाल की रिपोर्ट से और भी पक्का सबूत मिल जाता है कि वो लाश करीब 18 साल की एक लड़की की थी। राजन की बात तो सच हो चुकी थी, मगर अब इस चीज का प्रूफ भी तो निकालना होगा। लेकिन अब तो ये प्रूफ करना होगा कि उस लड़की की हत्या में विंसेंट और फ्रांसिस का हाथ है भी या नहीं। साथ ही ये लड़की आखिर है कौन जो मारी गई है। विंसेंट को ढूंढना पुलिस के लिए मुश्किल नहीं था क्योंकि विंसेंट बहुत ही फेमस आदमी है। प्रॉब्लम तो फ्रांसिस को ढूंढने में आने वाली थी, क्योंकि फ्रांसिस को तो कोई नहीं जानता कि आखिर वो फ्रांसिस है कौन जिसकी राजन बात कर रहा था। इसीलिए विवेक पूरे मलक्कापुरम में जितने भी फ्रांसिस नाम के बंदे होते हैं उन सभी की रिपोर्ट बनाने के लिए कहता है, ताकि वो उन सभी से खुद पर्सनली जाकर मिल सके और उनसे बात कर सके। क्या पता उन्हीं में से कोई एक फ्रांसिस हो जिसके बारे में राजन ने बात की थी। अब विवेक की एक टीम फ्रांसिस को ढूंढने में लग गई थी, तो वहीं विवेक 1985 में जितनी भी लड़कियां गायब हुई उनके घर वालों से जाकर मिलने लगता है और उन्हें वो वही पायल दिखाता है जो उन्हें कंकाल के साथ मिली थी। मगर जितने भी लोग थे वो सभी उस पायल को पहचानने से इनकार कर देते हैं। इसके बाद विवेक 1985 में जितनी भी लड़कियों के खिलाफ लापता की रिपोर्ट्स आई थी उन्हें खंगालना शुरू कर देता है। जहां विवेक के हाथ में एक रिपोर्ट लगती है जिसमें चंदन नाम के एक व्यक्ति ने रेखा नाम की लड़की के खिलाफ एक रिपोर्ट लिखवाई थी कि रेखा की वजह से चंदन का काफी बड़ा नुकसान हो गया। मगर उसके बाद से ही रेखा अचानक से कहीं गायब हो गई और उसके गायब होने की वजह से केस को खुद ब खुद बंद कर दिया। अब इसीलिए विवेक चंदन से मिलने जाता है, जहां विवेक चंदन से रेखा के बारे में पूछता है कि आखिर उस टाइम हुआ क्या था। अब चंदन विवेक को बताता है कि 1985 में मैं प्रोडक्शन कंट्रोलर का काम करता था, साथ ही मूवी के लिए जूनियर आर्टिस्ट और साइड एक्टर भी प्रोवाइड करता था। उस टाइम मूर्ति नाम के एक फेमस हीरो की काथुडुम काथुरम नाम की मूवी रिलीज होने वाली थी। उस मूवी के लिए मैं दूर दूर से जूनियर आर्टिस्ट को हायर करके लेकर आता था। उन्हीं सब में रेखा भी शामिल थी। शुरुआत में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन जब फिल्म के गाने की आधी शूटिंग कंप्लीट हुई तभी के बाद से रेखा कहीं गायब हो गई, शायद भाग गई होगी। इसीलिए हमें वो गाना फिर से नए तरीके से शुरू करना पड़ा। उसमें हमें काफी नुकसान भी हुआ।
इसीलिए मैंने रेखा के खिलाफ कंप्लेन दर्ज करवाई थी ताकि आगे से उसे किसी भी रोल के लिए कास्ट ना किया जाए। इसके बाद चंदन विवेक को वो वीडियो भी दिखाता है जिसमें रेखा कुछ टाइम के लिए रिकॉर्ड हुई थी। विवेक को लगता है कि हो ना हो ये रेखा ही वही लड़की है जिसका वो कंकाल मिला है, क्योंकि मूर्ति की मूवी की शूटिंग भी मलक्कापुरम में ही हुई थी। अब विवेक के पास रेखा की फोटो तो आ चुकी थी। अब विवेक उसके आधे फोटो से ही उसका पूरा स्केच बनवाता है और उस टाइम जितने भी जूनियर आर्टिस्ट उस गाने में शामिल थे उन सभी से विवेक मिलने जाता है। कई लोग तो मर भी चुके थे, लेकिन एक महिला विवेक को बताती है कि मैं रेखा को बहुत अच्छे से तो नहीं जानती, लेकिन पहली बार गाने की शूटिंग के दौरान मैं उससे मिली थी। मगर मैं इतना कंफर्म कह सकती हूँ कि जिस दिन हमारी रेखा के साथ आखिरी शूटिंग थी उस दिन काम खत्म करने के बाद जब सारे आर्टिस्ट वापस जा रहे होते हैं तो उनमें रेखा शामिल ही नहीं थी। इसके बाद विवेक शहर में जितने भी फ्रांसिस थे उन सभी से मिलने जाता है, जिनमें से काफी फ्रांसिस तो मर चुके थे, जहां कुछ फ्रांसिस नाम के बंदे विदेश में भी चले गए थे और कुछ बीमार भी थे। इस वजह से विवेक फ्रांसिस को तो नहीं ढूंढ पाता। इसके बाद विवेक काथुडू काथुरम मूवी के डायरेक्टर कमल से मिलने जाता है। कमल विवेक से कहता है कि जूनियर आर्टिस्ट के बारे में जानकारी रखना मेरा काम नहीं है, मुझे तो बस मेन कास्ट से काम होता है। इस वजह से रेखा की उतनी जानकारी तो मेरे पास नहीं है, मगर मैंने उसे एक बार देखा जरूर था। वो मुझसे ये कहने आई थी कि वो ममूटी की बहुत बड़ी फैन है। उसने मुझसे उस टाइम ये कहा था कि हो सके तो मुझे कभी उनकी मूवी में रोल दे देना। इससे ज्यादा रेखा के बारे में मुझे और कुछ नहीं पता। साथ ही कमल कहता है कि अगर मुझे उसकी कोई जानकारी मिलती है तो मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा। दूसरी तरफ विंसेंट का वकील रेखा का स्केच दिखाता है, जिसे देखकर तो विंसेंट के तोते उड़ जाते हैं दोस्तों, जैसे कि वो रेखा को बहुत अच्छे से जानता हो। विंसेंट अपने वकील से कहकर विवेक को रेखा के केस से बाहर करवा देता है और वो केस सीबीआई को पकड़ा देता है, जहां सीबीआई में विंसेंट के चेले ही रेखा का केस हैंडल करेंगे ताकि विवेक विंसेंट की सच्चाई दुनिया के सामने ना लेकर आ सके। अब यहाँ ये भी कंफर्म हो गया था कि राजन की कही हुई बात सच थी कि विंसेंट भी रेखा को मारने में शामिल था। अब विवेक को इस केस से हटा तो दिया था, लेकिन वो चुप बैठने वालों में से नहीं था। अब विवेक खुद से ही रेखा का केस सोल्व करने में लग जाता है। तभी कमल का फोन आता है। कमल विवेक से कहता है कि कल मेरी भूषण नाम के एक आदमी से बात हुई थी, उससे मैंने रेखा के बारे में पूछा तो उसने बताया कि उसने रेखा की फोटो अपने मैगजीन में छापी थी उस टाइम। अब विवेक भूषण से मिलने के लिए जाता है, जहां भूषण विवेक को बताता है कि 1985 में मैं ममूटी का इंटरव्यू लेने गया था और जब मेरे कैमरामैन ने फोटो क्लिक की तो ममूटी के पीछे खड़ी रेखा भी उस कैमरे में आ गई, जिसे मैंने मैगजीन में लगा दिया था। अब जैसे ही विवेक उस मैगजीन को देखता है तो उसे रेखा के बाजू में एक महिला दिखाई देती है। उस महिला ने भी रेखा की तरह नन के कपड़े पहने हुए थे, लेकिन उस महिला के कपड़े एकदम असली नन की तरह लग रहे थे। वहीं रेखा के कपड़े ऐसे लग रहे थे कि जैसे सिर्फ शूटिंग के लिए उसने वे कपड़े पहने हों। अब थोड़ी बहुत जानकारी निकालने के बाद विवेक को ये चीज कंफर्म हो जाती है कि उस गाने की शूटिंग एक चर्च के अंदर हुई थी और रेखा के बगल वाली महिला असली नन थी, जो आज भी मलक्कापुरम के चर्च में रहती है। इसीलिए विवेक अब चर्च जाता है। विवेक उस नन से रेखा के बारे में पूछता है तो नन 1985 की सारी चीजें विवेक को बताना शुरू करती है। इसके बाद हमें 1985 का समय दिखाया जाता है, जहां चंदन रेखा के साथ साथ बाकी के जूनियर आर्टिस्ट को शूटिंग के लिए लेकर आ रहा होता है। रेखा दूसरे शहर से आई हुई थी। रेखा का सपना था कि वो हीरोइन बने, वो भी ममूटी की मूवी की, क्योंकि ममूटी उसका फेवरेट हीरो जो था। अब शूटिंग के लिए सभी को नन के कपड़े पहना दिए गए थे, तो रेखा भी नन के कपड़े पहन लेती है। इसके बाद वो फेमस एक्टर ममूटी आता है। अब ममूटी को देखने के लिए रेखा जैसे ही उसकी तरफ बढ़ती है तभी उसका शूटिंग वाला कपड़ा फट जाता है। अब वो अपनी ड्रेस को सिलवाने के लिए टेलर के पास जाती है तो टेलर उसकी ड्रेस सिलने से मना कर देता है, क्योंकि उसके पास पहले से ही बहुत काम था। तभी रेखा की नजर चर्च पर जाती है, जो कि शूटिंग होने वाली जगह के सामने ही था। वहाँ पर नन अपने कपड़े सुखा रही थी, लेकिन रेखा को भी नन के कपड़े चाहिए थे। अब रेखा उन नन से रिक्वेस्ट करके उनके कपड़े मांग लेती है। ये वही नन होती है जो प्रेजेंट टाइम पर विवेक को सारी कहानी सुना रही है। असल में ये नन भी ममूटी की बहुत बड़ी फैन थी। वो नन रेखा से कहती है कि कपड़े के बदले तुम्हें मुझे एक बार ममूटी से मिलवाना होगा। रेखा भी मान जाती है। ये दोनों ममूटी को देखने के लिए चले जाती हैं। अभी उस टाइम जब वो भूषण को इंटरव्यू दे रहा था।
तभी भूषण का कैमरामैन फोटो क्लिक कर लेता है और उसी फोटो को भूषण ने मैगजीन पर छाप दिया होता है। इसके बाद जब रात में गाने की शूटिंग हो रही थी तभी बड़ी जोरों की बारिश हो जाती है। इसी वजह से शूटिंग कल के लिए पोस्टपोन कर दी जाती है। इसके बाद नन रेखा से कहती है, क्यों ना तुम मेरे साथ चर्च चलो, तुम वहीं रात गुजार लेना। रेखा भी खुश हो जाती है कि चलो रात में रुकने की व्यवस्था हो गई। अब रेखा और वो नन दोनों चर्च आ जाते हैं। रात को खाना खाने के बाद रेखा एक कमरे में सो जाती है, मगर सुबह तक रेखा बिना किसी को बताए चर्च से गायब हो जाती है। किसी को नहीं पता होता कि रेखा कहाँ गई, लेकिन चर्च वाली महिलाओं के होश तो तब उड़ जाते हैं जब चर्च की तिजोरी में रखे हुए डोनेशन के सारे पैसे गायब हो जाते हैं। सारी नन्स तो यही आइडिया लगाती हैं कि रेखा ने चोरी की होगी और यहाँ से भाग गई होगी। नन्स अब इसकी रिपोर्ट पुलिस में नहीं करवाते क्योंकि लोग चर्च पर भरोसा करके डोनेशन देते हैं। अब ऐसी लापरवाही से पैसे चोरी हो गए तो इस चीज से लोगों का भरोसा ही उठ जाएगा। अगर उस टाइम रेखा के खिलाफ कंप्लेन की गई होती तो पुलिस जरूर उसे ढूंढने की कोशिश करती और विंसेंट शायद अभी तक जेल में होता, लेकिन ऐसा उस टाइम पर कुछ नहीं हो पाया। अब प्रेजेंट में विवेक नन से पूछता है कि क्या आप मुझे बता सकती हैं कि जिस टाइम रेखा तुम्हारे चर्च में आई थी उस टाइम कौन कौन चर्च में रहता था। नन बताती है कि सफाई के लिए एक पुष्पम नाम की महिला रहती थी, मगर वो 3 महीनों में ही काम छोड़कर चली गई। साथ ही 2 कपल भी थे जो खाना पकाते थे, लेकिन वो दोनों ही कपल इस दुनिया में नहीं हैं। लेकिन उनका एक बेटा है जो पास ही के एक गांव में रहता है। अब विवेक उसी कपल के बेटे से मिलने जाता है। कुछ भी बताने को तैयार नहीं था, इसीलिए विवेक अब उसमें पहले 2-4 थप्पड़े लगाता है, तब जाकर वो कुछ बताने को तैयार होता है। अब वो लड़का बताना शुरू करता है कि 1985 में एक रात को मैंने अपने पिता को 3 लोगों के साथ एक लड़की की लाश को चटाई में लपेटकर कहीं ले जाते हुए देखा था। जब मैंने अपने पिता से इस बारे में सवाल किया तो उन्होंने मुझे बताया कि वो कुथुड़ू कुथुरम मूवी की शूटिंग कर रहे थे। मैंने उस टाइम उनकी बात पर भरोसा कर लिया, लेकिन जब वो मूवी रिलीज हुई लेकिन उसमें लड़की की लाश वाला कोई सीन ही नहीं था। अब मैंने फिर से अपने पापा से पूछा कि वो लड़की कौन थी, मगर उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया। लेकिन जब कुछ महीनों पहले वो मरने वाले थे तो मरने से पहले उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने राजन फ्रांसिस और विस्मित नाम के व्यक्ति के साथ मिलकर उस लड़की को दफनाया था। इसके बदले उन्हें अच्छे पैसे भी मिले थे। अब वो लड़का विवेक से कहता है कि मैंने भी राजन की वो वाली वीडियो देखी है, लेकिन उसने मेरे पिता का नाम नहीं लिया। शायद उन्हें पता था कि मेरे पिताजी काफी टाइम पहले मर चुके हैं, इसलिए उन्होंने उनका नाम नहीं लिया होगा। इससे ज्यादा मैं इस केस के बारे में और कुछ नहीं जानता। अब विवेक उससे कहता है, अगर कोर्ट में गवाही देना पड़े तो क्या तुम गवाही दे दोगे। इस पर वो लड़का हाँ कहता है। अब विवेक खुश हो चुका था कि चलो एक काम तो अच्छा हुआ, मैं अपने सीनियर्स को सारी जानकारी देकर उनसे परमिशन लेता हूँ ताकि मैं इसे कोर्ट में पेश कर पाऊँ। अभी तक तो विवेक अनऑफिशियल तरीके से रेखा का केस सोल्व कर रहा था, मगर कोर्ट में पेश करने के लिए तो उसे अपने सीनियर्स की इजाजत चाहिए होगी ना। जितनी भी जानकारी विवेक ने हासिल की थी उसे देखकर विवेक का सीनियर बहुत खुश हो जाता है और सीनियर उस लड़के को कोर्ट भेजने की परमिशन दे देता है। अब जैसे ही विवेक उस लड़के के पास आता है, विवेक को एक जोर का झटका लगता है, क्योंकि जिस बंदे को वो गवाही के तौर पर कोर्ट में पेश करवाने वाला था, विवेक को उस लड़के की लाश मिलती है, क्योंकि विंसेंट को पता चल चुका था कि ये लड़का उसके खिलाफ कोर्ट में गवाही देने वाला है, इसीलिए उसने इसे मरवा डाला। बड़ी मुश्किलों से विवेक ने एक गवाह ढूंढा था और वो भी मर गया। विवेक को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो करे तो करे क्या। इसके बाद विवेक उस मूवी के डायरेक्टर जो कि कमल है, उसके पास से लाई हुई कुछ रील्स और फोटोज को देख रहा होता है। ये सारी फोटोज और रील्स मूवी की शूटिंग के दौरान क्लिक की गई थी। उन रील्स में शूटिंग के दौरान आए हुए लोग भी थे। उन्हीं सब में विवेक को एक आदमी दिखाई देता है जिसकी एक आंख थोड़ी खराब थी। अब विवेक को अचानक से क्लिक होता है कि जब वो शहर में फ्रांसिस को ढूंढ रहा था, अब एक फ्रांसिस के बेटे ने उससे कहा था कि उसके पिता अभी हॉस्पिटल में हैं। तो उस बंदे की भी एक आंख खराब थी। ये आंख खराब की प्रॉब्लम खानदानी थी, यानी कि बाप को है तो बेटे को भी होगी। विवेक सोचता है कहीं ये वही फ्रांसिस तो नहीं जिसकी राजन बात कर रहा था। इसीलिए विवेक अब वापस से उस खराब आंख वाले फ्रांसिस के पास जाता है, जो कि अब हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो चुका था। विवेक सीधा उस फ्रांसिस को धमकाते हुए कहता है कि अगर रेखा के बारे में तुम्हारे पास कुछ भी इन्फॉर्मेशन है तो सीधा सीधा मुझे बता दो, वरना तुम बहुत बुरे फंसने वाले हो, क्योंकि मुझे तुम्हारे खिलाफ सबूत मिल चुका है। लेकिन अगर तुम मेरा साथ देते हो तो मैं तुम्हारी सजा कम करवा दूंगा।
बताओ तुम वही फ्रांसिस हो ना जिसकी बात राजन लाइव वीडियो में कर रहा था। फ्रांसिस बहुत ज्यादा डर चुका था, उसे पसीने छूटने लगते हैं। वो डर के मारे विवेक को सारी सच्चाई बताना शुरू करता है कि आखिर में 1985 की रात में हुआ क्या था। अब यहाँ रिवील होती है पूरी सच्ची कहानी। अब हमें फिर से 1985 का सीन दिखाया जाता है जहाँ मलक्कापुरम के चर्च के फादर के साथ विंसेंट भी आया था। उस टाइम विंसेंट बहुत ही गरीब था। फादर का हाथ बटाकर उसे जो पैसे मिलते थे उसी से वो अपना गुजारा कर रहा होता है। जिस चर्च में विंसेंट आया था और ये वही चर्च होता है जहाँ रेखा एक रात के लिए रहने आई थी। चर्च में विंसेंट की मुलाकात पुष्पम नाम की महिला से होती है, जिसके बारे में नन्हे विवेक को भी बताया था कि वो यहाँ साफ सफाई का काम किया करती थी। अब पुष्पम और विंसेंट एक दूसरे को देखते ही एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। जहाँ विंसेंट को बहुत सारा पैसा चाहिए था, जहाँ पुष्पम भी इस चर्च को छोड़कर ऐशो आराम की जिंदगी बिताना चाहती थी। इसीलिए दोनों के दिमाग में एक खुराफाती आइडिया आया कि क्यों न चर्च की तिजोरी को खाली कर दिया जाए। उसमें लाखों रुपए रखे हुए हैं, हम उसे लूटकर अपनी आगे की जिंदगी अच्छे से गुजार सकते हैं। इसीलिए इन दोनों ने अपने प्लान को अंजाम देने के लिए एक दिन डिसाइड किया, जहां पुष्पम ने तिजोरी की चाबियों की साबुन की टिकिया पर डिजाइन ले लिया। उसके बाद वो चाबियां बनवा लेती है और सभी को दिए जाने वाले खाने में वो नींद की गोलियां मिला देती है ताकि सभी के सोने के बाद वो आराम से तिजोरी लूटकर जा सके। मगर उसी रात रेखा भी चर्च में रुकने के लिए आई थी, जिसने नींद की गोलियों में मिला हुआ खाना अनजाने में ही सही लेकिन खाने से मना कर दिया था, जिससे पुष्पम और विंसेंट का प्लान फेल हो जाता है। वे सोचने लगते हैं कि आखिर अब हम तिजोरी कैसे लूटेंगे। इसीलिए पुष्पम रेखा के कमरे में जाकर उसका गला घोटकर उसे मार डालती है और तिजोरी के सारे पैसे निकाल लेती है और अपने पास रख लेती है। लेकिन अब लाश का क्या करना था उसे समझ नहीं आ रहा था और तभी वो और विंसेंट मिलकर एक और प्लान बनाते हैं कि रेखा की लाश को किस तरह से ठिकाने लगाना है। वो कहते हैं कि हम दोनों कुछ दिन चर्च में ही रुकेंगे ताकि किसी को भी हम पर शक ना हो और सभी को यही लगेगा कि रेखा ने ही चोरी की और पैसे लेकर भाग गई। लेकिन जैसे ही विंसेंट उसी चर्च में काम करने वाले कपल जिसके बेटे को अभी विंसेंट ने मरवा दिया है, उनकी मदद से वो रेखा की लाश को ठिकाने लगाने वाला था, तभी वहाँ पर राजन और फ्रांसिस पहुँच जाते हैं। उन दोनों की काफी टाइम से विंसेंट पर नजर थी कि पक्का ये कुछ न कुछ घोटाला तो कर रहा है, और जब उन्होंने लाश देखी तो सारा माजरा उन्हें समझ आ गया। विंसेंट ने राजन और फ्रांसिस को पैसों का लालच देकर उन्हें भी अपने साथ शामिल कर लिया। इस तरह से पूरे 4 लोग शामिल हो गए रेखा की लाश को ठिकाने लगाने में। मगर जब वे उसे दफना रहे होते हैं तो रेखा के हाथ पैर हिलने लगे, क्योंकि उस टाइम रेखा जिंदा थी। मगर उन दरिंदों को कोई दया नहीं आई और उन्होंने मिट्टी डालकर रेखा को जिंदा ही दफना दिया। लेकिन जब राजन को पछतावा हुआ तो उसने दुनिया को सच्चाई बताकर अपनी जान ले ली। इस तरह से विवेक रेखा की हत्या की सारी जानकारी ले चुका था। किसने उसकी हत्या की, किस रीजन से उसकी हत्या हुई, कौन कौन इसमें इन्वॉल्व था, इतने सबूत विवेक के पास काफी थे विंसेंट को जेल भिजवाने के लिए। अब सच्चाई जानने के बाद विवेक विंसेंट की वाइफ को एक फूल भेजता है, क्योंकि विंसेंट की वाइफ हॉस्पिटल में एडमिट है, जहां विंसेंट अपनी वाइफ का ख्याल रख रहा है, पुष्पम का। उस फूल पर ये लिखा होता है कि जल्दी ठीक हो जाओ पुष्पम, और ये पढ़ते ही पुष्पम के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि असल में वो पुष्पम ही थी, मगर दुनिया के लिए उसने अपना नाम चेंज कर लिया था। और अब वो समझ चुकी थी कि विवेक को सारी सच्चाई पता चल चुकी है, उसका कुछ तो करना होगा। अब इसीलिए विवेक जब गाड़ी से घर आ रहा था तभी विंसेंट अपने गुंडों के जरिए ट्रक से उसका एक्सीडेंट करवा देता है, लेकिन विवेक की जान बच जाती है। अब विंसेंट समझ चुका था कि अब उसके बचने के कोई चांस नहीं है, इसीलिए अब वो अपनी ही वाइफ पुष्पम को मारकर शहर से भागने की कोशिश करता है, मगर तब तक पुलिस उसे पकड़ लेती है। अब विवेक को सारी चीजें तो पता चल ही चुकी थी, लेकिन सिवाय एक चीज के कि आखिर रेखा थी कौन, उसका परिवार कहाँ है, क्या अभी तक रेखा की फैमिली वाले उसके घर आने का इंतजार कर रहे हैं, क्या उन्हें पता भी है वो मर गई या जिंदा है। रेखा की इंफॉर्मेशन निकालने के लिए विवेक अपनी वाइफ की हेल्प लेता है। विवेक की वाइफ प्रिंटिंग प्रेस में काम करती है। अब विवेक की वाइफ रेखा की फोटो न्यूज़पेपर में छाप देती है कि कोई भी इस लड़की को जानता है तो कांटेक्ट जरूर करें। अब ये न्यूज देखकर जगदीश नाम का एक एक्टर विवेक को अपने पास बुलाकर कहता है कि 1985 के समय जब मैंने अपनी पहली मूवी में काम किया था
कि तब मेरे पास रेखा नाम की एक फैन की तरफ से मुझे लेटर आया था। जिंदगी में पहली बार मुझे मेरे फैंस की तरफ से लेटर आया था। मैंने उसका जवाब भी दिया था। फिर हमारी लेटर के जरिए आपस में बात होने लगी। लेकिन ममूटी की मूवी रिलीज होने के बाद से रेखा ने मुझे लेटर्स भेजना बंद कर दिया। एक बार आप उस रेखा के एड्रेस पर जाकर देखिए, शायद ये वही रेखा हो जिसकी आप तलाश में हैं। अब विवेक उस रेखा के घर पर जाता है। किस्मत से ये उसी रेखा का घर होता है जो 1985 में मरी थी। वहाँ रेखा की बहन मौजूद होती है, जो आज भी अपनी बहन के लौट आने का इंतजार कर रही थी। विवेक रेखा की बहन को वो पायल देता है, जिसे देखकर वो जोरों से रोने लगती है। अब रेखा की बहन विवेक को बताती है कि मेरी बहन को बचपन से ही हीरोइन बनने का बहुत शौक था। हमारे घर पर टीवी नहीं थी। उसने पिताजी से रिक्वेस्ट करके घर पर टीवी मंगवाई। वो टीवी पर पहली फिल्म ममूटी की देखी और तभी से वो उसकी फैन हो गई। जहाँ रेखा ने कई लेटर्स ममूटी को भेजे, एक बार भी उसके लेटर्स का जवाब नहीं आया। उसी सपने को लेकर वो शहर गई थी, मगर शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अब बेचारी रेखा को क्या पता था कि उसके साथ ये सब कुछ हो जाएगा। वो इन सब बातों से अनजान थी। इसके बाद पूरे रीति रिवाज के साथ रेखा के कंकाल का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है और तब विवेक रेखा की बहन को एक लेटर देता है, जहां मम्मूटी ने रेखा के आखिरी खत का जवाब दिया हुआ था। मगर अफसोस कि उसे पढ़ने के लिए अब रेखा इस दुनिया में ही नहीं है। इसी के साथ ये शानदार मूवी यही खत्म होती है। मूवी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए। मूवी अच्छी लगी या बुरी लगी ये भी कमेंट